आज हम बात करेंगे 60 से 70 के दशक की खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख की, जिसने अपने अभिनय और नृत्य कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पर एक शानदार फिल्मी करियर होने के बावजूद आखिर क्यों आशा पारेख हुई डिप्रेशन का शिकार? क्यों मनोज कुमार के साथ कई हिट फिल्में देने के बावजूद आशा पारेख और मनोज कुमार में हमेशा ठनी रहती थी? अपने किस साथी कलाकार को आशा पारेख चाचा कहकर बुलाती थी? और क्यों भला की ये खूबसूरत अभिनेत्री आजीवन रही कुंवारी? जानिएगा इन सारी सवालों का जवाब इस पूरी वीडियो में। बस जुड़े रहें हमसे, हमारे साथ। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 में गुजरात में हुआ था। आशा के पिता गुजराती थे तो वहीं उनकी मां मुस्लिम। अपनी माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण आशा पारेख अपने परिवार में सबकी लाडली थी। आशा पारेख आम बच्चे की तरह बचपन में अपने भविष्य को लेकर कई सपने सजोती। कभी सोचती कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेंगी, तो कभी आईएएस अफसर। पर अभिनेत्री बनने की बात उन्होंने कभी सोची ही नहीं। आशा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी डांस सीखे और एक कुशल नृत्यांगना बने। इसीलिए आशा पारेख की मां ने उनका डांस क्लास में दाखिला करा दिया। नृत्य सीखने की इस सफर में आशा पारेख को अपने जमाने के उच्च कोटि के नर्तक और नृत्य गुरु पंडित बंसीलाल भारती से नृत्य सीखने का अवसर मिला, जिन्होंने आशा पारेख के भीतर की कुशल नृत्यांगना को उभारा। और देखते देखते नन्ही आशा पारेख ने अपने स्कूल के दिनों में कई स्टेज शो करने शुरू कर दिए। एक डांस स्टेज शो के दौरान जब आशा पारेख स्टेज पर डांस कर रही थीं, तो उन पर अपने जमाने के मशहूर फिल्म मेकर विमल रॉय की नजर पड़ी। विमल रॉय आशा पारेख के नृत्य कौशल से खासा प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। इस तरह से 12 साल की नन्ही सी उम्र में आशा पारेख का फिल्मी करियर 1954 में विमल दा के निर्देशन में बनी फिल्म बाप बेटी से शुरू हुआ। इस फिल्म में आशा पारेख काफी कम उम्र की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल नहीं कर पाई। साल 1954 में ही आशा पारेख की कुछ और फिल्में जैसे धोबी डॉक्टर और श्री चैतन्य महाप्रभु रिलीज हुई। आशा पारेख जब 17 बरस की हो गई तो उन्होंने गंभीरता से फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम की तलाश करनी शुरू की। इस सिलसिले में उन्हें फिल्म गूंज उठी शहनाई मिल भी गई। आशा पारेख ने 2 दिन तक इस फिल्म की शूटिंग की, पर इस फिल्म से उन्हें विजय भट्ट ने यह कहकर निकाल दिया कि उनमें अभिनेत्री बनने के कोई गुण नहीं है। गौरतलब है कि फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु में आशा पारेख ने विजय भट्ट के साथ काम किया था। विजय भट्ट की बातों से आशा पारेख बेहद आहत हुई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को तराशने के साथ साथ काम की तलाश भी जारी रखी। जल्द ही उन्हें बतौर अभिनेत्री फिल्म दिल दे के देखो मिल गई। इस फिल्म के उनके हीरो थे शम्मी कपूर। निर्देशन था आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन का। 1959 में आई ये फिल्म अपने समय की हिट फिल्म रही और इस फिल्म ने आशा पारेख को इंडस्ट्री में बतौर हीरोइन एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद आशा पारेख ने घूंघट, हम हिंदुस्तानी, घराना, जिद्दी, मेरे सनम, आए दिन बहार की, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, कन्यादान, कटी पतंग, आन मिले सजना, जख्मी, कालिया जैसी ढेरों फिल्में की। आशा पारेख ने अपने पूरी फिल्मी करियर में 90 फिल्मों में काम किया। वो अपने समय की टॉप की हीरोइन होने के साथ साथ सबसे हाईली पेड एक्ट्रेस भी थी। करीब 70 साल लंबे अपने फिल्मी करियर में आशा पारेख ने बतौर अभिनेत्री के रूप में काम करने के साथ साथ टीवी सीरियल्स का निर्माण भी किया। वो भारतीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रहीं और इस पद को सुशोभित करने वाली वो भारत की पहली महिला बनी। बतौर सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष आशा पारेख का कार्यकाल काफी विवादित रहा। जख्म, फायर, एलिजाबेथ जैसी कई फिल्मों की आपत्तिजनक प्रस्तुति के कारण आशा पारेख ने उन्हें पास होने से रोका या फिर उनके सीन्स में कैंची चलाई, जिसके कारण आशा पारेख का ये कार्यकाल खासा विवादित रहा। वैसे आशा पारेख का विवादों से पुराना नाता रहा। आशा पारेख ने अपने समय की कई नामी गिरामी निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं के साथ काम किया। फिल्म शिकार के मशहूर गीत पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ के बोल को लेकर आशा को खासी आपत्ति थी और इस विषय पर उनकी निर्माता के साथ एक बहुत लंबी मीटिंग चली, जिसके बाद आशा पारेख इस गीत को करने के लिए रेडी हुई और ये गीत आने वाले समय में सुपर डुपर हिट रहा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने। आशा पारेख और
मनोज कुमार की जोड़ी बड़े पर्दे पर दर्शकों के बीच खासी पसंद की जाती थी, पर निजी जिंदगी में इन दोनों कलाकारों के सेट पर आए दिन बहस हो जाती। मनोज कुमार को आशा पारेख के सेट पर देर से आने की आदत पसंद नहीं थी, तो वहीं आशा पारेख को मनोज की कई बार रीटेक करने की आदत नापसंद थी और इस विषय को लेकर दोनों में अक्सर तू मैं हो जाती। हालांकि काम के दौरान बाद में इन दोनों कलाकारों में अच्छी मित्रता भी हो गई। इंडस्ट्री में आशा पारेख और शम्मी कपूर की दोस्ती भी खासी याद की जाती है। आशा पारेख शम्मी कपूर को चाचा कहकर के बुलाती, तो वहीं शम्मी कपूर उन्हें भतीजी बुलाते। दोनों की ये दोस्ती शम्मी कपूर के अंतिम दिनों तक कायम रही। यूं तो आशा पारेख ने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन और गए। अपने जमाने की कई हीरोज के साथ उनकी जोड़ी बड़े पर्दे पर काफी पसंद की गई। आशा पारेख को चाहने वालों की कभी कोई कमी नहीं रही, पर अपने निजी जीवन में आशा पारेख ने अपने मन मंदिर में अपनी पहली फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन को कुछ इस कदर बसा लिया कि उसके बाद वो कभी किसी और की ना हो सकी। आशा पारेख और नासिर हुसैन का ये रिश्ता दो तरफा था और इसका जिक्र आशा पारेख ने अपनी किताब द हिट गर्ल में भी किया। बतौर आशा वो और नासिर एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे, पर नासिर के जीवन में आशा पारेख के आने से पहले उनकी शादी हो चुकी थी और आशा पारेख अपनी खुशी के लिए किसी की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने नासिर से शादी नहीं की। हालांकि नासिर हुसैन की पत्नी की डेथ के बाद जरूर आशा के मन में नासिर साहब से शादी की बात एक बार फिर आई, पर जब तक वो अपनी दिल की बात नासिर साहब से शेयर करती, नासिर साहब भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चल दिए। वैसे आशा पारेख अपने जीवन में एक बार अरेंज मैरिज के लिए भी रेडी हुई थी, जो एक NRI बिजनेसमैन था, पर पहले से एक अफेयर में इन्वॉल्व उस शख्स ने शादी से पहले ही आशा पारेख से साफ कह दिया कि वो शादी के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में आशा पारेख खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट गईं। आशा पारेख ने अपने किताब में कहा है कि इस इंसिडेंट के बाद जब वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गईं, तो ज्योतिष ने उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर आशा पारेख भविष्य में शादी करती भी है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और उनका डिवोर्स हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर की इस भविष्यवाणी से आशा पारेख बुरी तरह से डर गई और कभी भी शादी न करने का फैसला किया। आशा पारेख आज उम्र का एक लंबा दौर गुजार चुकी हैं और उम्र का एक लंबा दौर गुजारने के बाद आज वो अपने इस फैसले पर खुशी जताती हुई कहती हैं, आज जब कई मैरिड कपल की डिस्टर्ब लाइफ देखती हूँ तो अपनी लाइफ पीसफुल लगती है और मैं अपने इस फैसले से खुशी महसूस करती हूँ। हालांकि आशा पारेख के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब कुंवारी आशा पारेख को अपने एकाकी जीवन से डर लगने लगा था। ये वो दौर था जब आशा पारेख अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद अपने जीवन में एकदम अकेली हो गई थी। इसी दौर में आशा पारेख डिप्रेशन का शिकार हुई और इसी समय उनके मन में आत्महत्या जैसे घातक विचार भी आए, पर सही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से जल्द ही आशा पारेख अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई और एक खुशगवार जिंदगी का आनंद लेने लगी। आशा पारेख की बाहरी और भीतरी खूबसूरती का सबसे बड़ा राज उनका हमेशा एक्टिव और सामाजिक सरोकार के विषयों से जुड़ा रहना रहा। आज भी आशा पारेख कई सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करती हैं। उन्होंने मुंबई में एक अस्पताल की भी स्थापना करवाई। अनगिनत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी आशा जी के फिल्मी जगत में दिए उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए साल 2022 में उन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कैसे लगे हमारी आशा पारेख के ऊपर केंद्रित आज की स्टोरी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।